नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो यहाँ उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर एक्शन, नकल और कोचिंग माफियाओं को चेतावनी, नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, सफल नहीं होने देंगे प्रयास। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बयान सामने आया जहां अधिकारियों को सीएम ने सख्त आदेश दिए, दोषियों पर होगी सख्त कार्यवाही, जहां दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के हाल ही में नकल जिहाद के बढ़ते मामलों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नकल जिहाद के किसी भी प्रयास को राज्य में सफल नहीं होने दिया जाएगा। सीएम धामी ने शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए सख्त कदम उठाने की जो है बात भी कही है। उन्होंने कहा कि नकल कर परीक्षा परिणामों को प्रभावित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि राज्य में शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की गिरावट ना आए। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आई जहां नकल जिहाद की अकेल किस्ने को लेकर ये जो बयान है सीएम पुष्कर सिंह धामी का सामने आया, जहां उन्होंने नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, सीएम का ये बयान जो है सामने आया, सफल नहीं होने देंगे कोई भी प्रयास। तो वहीं अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए सख्त निर्देश। राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रखे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में CSR संचालित करने के लिए कई MOU हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताते चले के अंतर्गत उत्तराखंड में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। बढ़ते हैं उस अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण की ओर। इसको हम नवाचार भी कह सकते हैं भाई साहब। इस प्रकार का नवाचार किया और इस कार्यक्रम में हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मैं सच में ये बहुत विशिष्ट है और शुभ अवसर हम सबको मिला है। ये हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउसेस अपने CSR के तहत उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और हम राज्य के अंदर जो हमने विकास का एक मॉडल आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो। और अभी आदरणीय सुनील जी ने अभी मुझे कहा भी है, कुछ संस्थाओं के लोग आकर हम लोगों से मिलेंगे और इस समय हमको बहुत आवश्यकता भी है राज्य के अंदर कि यहाँ की इकोलॉजी भी ठीक रहे और साथ में ये विकास के काम भी चलते रहें। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बढ़ते हैं उस अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण की ओर आज के कार्यक्रम के मुख्य
तो वहीं देहरादून में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई नई जीएसटी दरों के लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक करना था। सीएम धामी ने लोगों को जीएसटी कम होने से मिलने वाले आर्थिक फायदों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस बदलाव से हर नागरिक को सीधे राहत मिली है। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे त्योहारों के पहले आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। बातचीत की है सर, किस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी। ये बचत उत्सव भी है। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक कर विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की। वहीं मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि जांच जज की निगरानी में कराई जाएगी और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। पेपर लीक मामले में गंभीर अनियमितताओं की आशंका के बीच परीक्षा परिणाम और आंसर की, आपको बता दें, आंसर की पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं एसआईटी की कमान एसएसपी जया बलूनी को सौंपी गई है, जिसकी अध्यक्षता में ये विशेष जांच दल कार्य करेगी। कमेटी में साइबर क्राइम, फॉरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया ताकि जांच निष्पक्ष और गहन हो सके। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबों का स्वागत है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल एसआईटी गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह एसआईटी तो वही खबर हरिद्वार से, जहां पेपर लीक विवाद ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। अब विपक्षी दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर आपको बता दें, कांग्रेस ने युवा नेता और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने कहा कि यूकेएसएससी समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी हो चुकी है, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। स्वाभिमान मोर्चा के जिला प्रभारी अमरदीप ने सरकार को नकल और भ्रष्टाचार पर टिकी सरकार बताया और चेतावनी दी कि जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।
देखिए, पुतला दहन किया जा रहा है, ये निरंकुश और निकम्मी सरकार के खिलाफ ये एक जन विरोध, एक छोटा आंदोलन का रूप है आज ये मानिए, क्योंकि हमें धन्यवाद करना चाहिए जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कांडवाल जी, जो कि 5 दिन लक्सर में पड़े रहे और एक रिक्शा वाले के साथ सोना तक पड़ा उन्हें ये पूरा नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए। बिना वेतन के आप ये लगाइए कि जो एजेंसीज को काम करना चाहिए था वो हमारे बेरोजगार संघ ने किया। और पूर्व बेरोजगार संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे भाई बॉबी पवार जी, उनका विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से आज ये पूरे प्रदेश के युवाओं को, पूरे प्रदेश के लोगों को ये जागरूक किया गया कि ये पेपर लीक किस तरीके से हुआ। वरना अगर ये इंफॉर्मेशन बॉबी भाई लोगों तक ना पहुंचाते तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को पूरा यहीं दबा देती। ये प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं, इसलिए पुलिस भी हमारे समर्थन कर रही है। कि आज प्रदर्शन करने के लिए उस उत्तराखंड का युवा मजबूर है, उत्तराखंड का छात्र मजबूर है, और आज इसीलिए हम हरिद्वार में भी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर आए हैं। जिस तरह से यूपी SSSC जो पेपर लीक का मामला सामने आया, लगातार उत्तराखंड में सारी परीक्षाओं में धांधलेबाजी हो रही है, सारी परीक्षाओं के पेपर बिकने का काम यहाँ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की सरकार को। जहाँ युवाओं को रोजगार देना चाहिए, जहाँ युवाओं आज दर दर भटकने को मजबूर हैं, आज यदि परीक्षा के नाम पर परीक्षा उत्तराखंड की सरकार कराती है तो उसके भी पेपर लीक। आज वो हाकम सिंह जो कल तक यहाँ के जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, आज वो सांसद भी चुप हैं, आज सरकार भी चुप है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर इन छात्रों के भविष्य से, इन युवाओं के भविष्य से खेलने का काम ये खिलवाड़ हो क्यों रहा है। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस बहुचर्चित घोटाले के मास्टरमाइंड खालिद मालिक को आखिरकार देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खालिद की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने उसकी बहन सबिया को भी हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ में अहम भूमिका निभाई। वहीं पुलिस ने के अनुसार साबिया ने ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन को परीक्षा पत्र हल करने के लिए भेजा था। जांच में सामने आया कि पूरा नेटवर्क एक संगठित योजना के तहत काम कर रहा था, जिसमें तकनीकी चूक और सुरक्षा खामियां भी सामने आई है। जहां एक और आयोग का दावा है कि सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए थे, वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस कमरे में खालिद था वहां कोई जैमर मौजूद नहीं था। मुख्य आरोपी खालिद की विस्तृत पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। में टोटल 18 रूम्स थे जो इंगेज थे और उसमें 15 जैमर थे। तो कुछ ऐसा होता है कि जो जैमर की रेंज है वो 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो बीच में किसी रूम को छोड़कर वो लगा रहे थे। जैसे कि 9 नंबर उन्होंने छोड़ दिया, जो कि जिसमें कि खालिद बैठा हुआ था, वो छूटा है। वो किस वजह से छूटा है, इसलिए वो हमारे संदिग्ध के घेरे में है, इसीलिए अभी सबसे पूछताछ। तो वहीं खबर रुद्रपुर से, जहां सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में नामांकन के दौरान भारी हंगामा हो गया। कॉलेज गेट पर छात्र नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिससे धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों गुटों को तितर-बितर कर जांच शुरू कर दी गई है। बीते दिनों भी इसी तरह की फायरिंग की घटना बगवाड़ा क्षेत्र में हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से छात्र राजनीति और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां भगवानपुर क्षेत्र में त्योहारों से पहले प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही की। छापेमारी में 1.5 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों में मावे के नमूने लिए गए। वहीं आपको बता दें, कैसर अली की भट्टी से 12 पैकेट मावा जब्त किया गया है, जो खुले मावे में मिलवाया जा रहा था। इसके अलावा बिलाल अहमद की भट्टी से 50 किलो और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा बरामद कर जेसीबी से नष्ट किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मिलावटी पनीर और मावा के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और मिठाई दुकानों पर भी जांच जारी है। आयुष खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर भगवान क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए, उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय कर। तो वहीं चक्राता में महासू देवता हनोल मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी गठन के लिए तय किए गए नियमों को लेकर तहसील प्रशासन की आलोचना हुई। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि जौनसार क्षेत्र को समिति में शामिल न करने और आजीवन सदस्यता शुल्क 1 लाख रुपए तय करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि पूर्व निर्णय आवश्यक नहीं है। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए समिति का गठन अब परंपरागत तरीके से किया जाएगा। को जो है
4 सितंबर को बैठक हुई थी। उस समय मैं जो है कुछ घरेलू कार्य की वजह से मैं छुट्टी पर था और जो मेरे यहाँ पर चार्ज में रहेंगे उनके द्वारा बैठक हुई और उसमें मंदिर समिति द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जो कि जो है यहाँ के जो उस मंदिर के प्रति श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको थोड़ा आपत्ति है। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि हम एक नई फिर से बैठक करके और समिति की पूरी बैठक बुलाएंगे और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो आम जन हैं, जो लोग हैं यहाँ के, उनके भावनाओं के अनुरूप जो है परंपरागत जो पहले भी निर्णय लिए गए हैं वो उनके हित में थे, तो उन्हीं निर्णयों को हम जारी रखेंगे। और ऐसा उसमें ये बात आई है कि जो साधारण सदस्य बनेगा उसमें कुछ शुल्क रखा गया है, सदस्य शुल्क, और वो कुछ बहुत ज़्यादा है। आपने अनोल को लेकर माननीय एसडीएम साहब से जो आपने पूछा, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी कि भाई इसमें हम तुरंत एक बरसात के बाद एक बैठक करेंगे। इसमें हम समिति में जौनसार बावर के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि जौनसार बावर को जोड़ने के लिए उन्होंने जो बात कही कि एकता बनी रही और बहुत जल्द बरसात के बाद वो कह रहे थे कि मैं एक बैठक करूंगा समिति की और उसमें जौनसार बावर की जो सदस्यता शुल्क है वो काफी ज्यादा रखा गया, 1 लाख रुपए। तो क्या मानते हैं इसमें कितना सदस्य शुल्क होना चाहिए? हाँ, उसके बारे में अभी आप लोगों ने वहाँ पे उनसे भी प्रश्न किया था। वाकई में 1 लाख रुपए बहुत अपने आप में सदस्य शुल्क, 1 लाख रुपए कोई देना मजाक बात नहीं है। इसको भी मेरे जो अपना मानना है। तो वहीं हल्द्वानी तहसील से जुड़े काम करने में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। भ्रष्ट सिस्टम से लोग परेशान हैं। अधिकारियों की काम चोरी की पोल तब खुली जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनगो अफसर आपको बता दें अशरफ अली के घर छापा मारा। उसके घर में करीब 153 कई फाइलें और मूल रजिस्टर बरामद हुए। आपको बता दें अशरफ घर से ही तहसील चला रहा था, जहां दस्तावेज घर में जमा करने को गंभीर लापरवाही मानते हुए कमिश्नर ने डीएम को जांच के निर्देश दिए। वहीं गौरतलब है कि अशरफ अली साल 2022 में सितारगंज में लेखपाल रहते हुए 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। विजिलेंस ने उसे रंगे हाथ पकड़कर जेल भेज दिया था। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के भुरानी क्षेत्र में एक पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए रुद्रपुर फायर ब्रिगेड की टीम ने साथ किच्छा, पंतनगर और सिडकुल से अतिरिक्त दमकल टैंकर बुलाए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया गया। साथ ही आपको बता दें तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अग्निशमन अधिकारी ईशान कटियार ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी की और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। वहीं प्रारंभिक आकलन में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कारण का तो बाद में पता चल पाएगा जब हम जांच करेंगे। अभी 7 से 8 गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें रुद्रपुर फायर स्टेशन हो गया, पंतनगर हो गया, किच्छा की फायर यूनिट हो गई और सिडकुल से भी हमने कुछ गाड़ियां मंगवाई हैं। तो लगातार फायर फाइटिंग चल रही है, कंट्रोल है अभी फायर। ऐसा नहीं हो सकता, बाकी हम एक बार जांच करेंगे। लगभग ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1-1.5 घंटे तक नहीं हुआ है। उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार हम जब जाँच करेंगे तब पता चल पाएगा एग्जैक्ट कि कितने बजे। तो वहीं देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में 22 सितंबर की रात पीताम्बरपुर मजार के पास जंगल में एक युवती का शव मिलने से मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी युवती का भाई फरार है। जांच में सामने आया कि नशे को लेकर मृतका के भाई विशाल ने उसकी हाथ पैर बांधकर मारपीट की और हत्या कर दी। घटना के बाद विशाल और उसका किराएदार लोकेंद्र उर्फ राजा से मिलकर शव की टी स्टेट के जंगल में फेंक आया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विशाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
वहीं कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड के काशीपुर तक पहुंच गया है। काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव और पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। इस घटना के बाद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सामने आकर विवादित हालात पर प्रतिक्रिया दी और हैमून मुफ्ती शामून कासमी ने कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर हिंसा फैलाना पूरी तरह गैर इस्लामिक है। उन्होंने इसे देश में अमन शांति बिगाड़ने की बड़ी साजिश भी बताया। मुफ्ती ने प्रशासन से अपील की कि ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही मुसलमानों से शांति का मार्ग अपनाने और किसी भी भड़कावे में न आने की गुजारिश की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।